नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने एक और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड खंड अ है। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, कार्यालय हिंदी के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो कार्यालय हिंदी के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, उन्हीं उद्देश्यों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कार्यालय हिंदी के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है सरकारी कामकाज, नीतियों और आदेशों को सरल एवं सुलभ भाषा में जनता तक पहुंचाना। यानी कार्यालय हिंदी का जो पहला उद्देश्य होता है वो सरकार के कामकाज को, सरकार के नीतियों को, सरकार के आदेशों को जनता तक पहुंचाना होता है। जो दूसरा उद्देश्य होता है वो संविधान के अनुरूप हिंदी को प्रशासन की मुख्य भाषा के रूप में मजबूती से स्थापित करना है। तीसरा उद्देश्य देख लेते हैं। तीसरा उद्देश्य है विभिन्न सरकारी विभागों के बीच जो है त्वरित और सटीक पत्राचार सुनिश्चित करना। और चौथा उद्देश्य है कानूनी शब्दावली और नियमों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना ताकि भ्रम की स्थिति न रहे। ये 4 उद्देश्य हैं प्रमुख रूप से कार्यालय हिंदी के। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया कि पल्लवन से आप क्या समझते हैं, पल्लवन किसको कहा जाता है, इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पल्लवन का अर्थ है किसी संक्षिप्त विचार, सूक्ति या लोकोक्ति को विस्तार कर देना। यानी जब हम किसी संक्षिप्त विचार को, किसी सूक्ति को, किसी लोकोक्ति को विस्तार देते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, तो उसी को पल्लवन के नाम से जाना जाता है। जब किसी सूत्रवत वाक्य के अर्थ को व्याख्या, उदाहरण और तर्कों के माध्यम से फैलाकर लिखा जाता है तो उसे पल्लवन कहते हैं। यह संक्षेपण की विपरीत प्रक्रिया है, यानी इसको संक्षेपण के विपरीत माना जाता है, क्योंकि संक्षेपण में हम क्या करते हैं, जो विचार जो है बहुत ज़्यादा होता है, जो व्याख्या में होता है उसको संक्षिप्त करते हैं। पल्लवन में हम संक्षिप्त विचार को क्या करते हैं, विस्तार देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मूल भाव को स्पष्ट और बोधगम्य बनाना होता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन किसको कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि किसी कार्य, घटना या जांच के बाद तैयार किया गया वह लिखित विवरण प्रतिवेदन कहलाता है, जिसमें तथ्यों का निष्पक्ष और व्यवस्थित लेखा जोखा होता है। यानी प्रतिवेदन जो होता है वो किसी घटना के बाद, किसी घटना की जांच के बाद तैयार किया गया लेखा जोखा होता है, जिसमें निष्पक्ष रूप से जो है तथ्यों को रखा गया होता है। इसका उद्देश्य संबंधित अधिकारी या संस्था को पूरी जानकारी देना है ताकि भविष्य में उस पर उचित निर्णय या आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, किसको अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अर्ध सरकारी पत्र वह पत्र है जो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को किसी सरकारी कार्य में व्यक्तिगत रुचि लेकर तेजी लाने के लिए लिखा जाता है। यानी अर्ध सरकारी पत्र को एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को लिखता है, लेकिन सरकारी कार्य के लिए ही लिखता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस पत्र को लिखता है। इसकी शैली जो होती है वो मैत्रीपूर्ण और अनौपचारिक होती है, यानी सरकारी पत्र के विपरीत इसकी शैली होती है। इसमें अधिकारी को नाम से संबोधित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आपसी समन्वय के माध्यम से लंबित कार्यों को शीघ्र निपटाना होता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब 5वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ई शिक्षण के मुख्य प्लेटफॉर्म के नाम बताइए। तो ई शिक्षण के प्रमुख प्लेटफॉर्मों के नाम आपको बताने हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ई शिक्षण के प्रमुख प्लेटफॉर्म निम्नलिखित है। पहला है स्वयं, भारत सरकार द्वारा ये संचालित है, जो निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है दीक्षा, स्कूली शिक्षा और शिक्षकों के लिए डिजिटल सामग्री का विशाल केंद्र इसको माना जाता है। तीसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है NPTEL, तकनीकी और इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए यह एक प्रसिद्ध पोर्टल माना जाता है। चौथा जो प्लेटफॉर्म है वो है ई पाठशाला, इसमें NCERT की पुस्तकों और संसाधनों का डिजिटल भंडार जो है रखा गया है।
पांचवा जो प्लेटफॉर्म है वो है मूक, वैश्विक स्तर पर उपलब्ध ओपन ऑनलाइन कोर्सों का संग्रह इसमें किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में यहाँ पर आपको देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में ई शिक्षण की क्या स्थिति है, प्रकाश डालिए। यानी भारत में जो ई शिक्षण है उसकी प्रगति क्या है, किस दिशा में कहाँ तक पहुँचा हुआ है, इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारत में ई शिक्षण वर्तमान में एक क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है। 2026 तक आते आते यह केवल एक विकल्प न रहकर भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। इसकी वर्तमान स्थिति को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। एक एक करके बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास इसको करेंगे। पहला बिंदु है बाजार और विकास। भारत दुनिया के सबसे बड़े ई शिक्षण बाजारों में से एक है, जो लगभग 25% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। इंटरनेट की सस्ती दरों और स्मार्टफोन की पहुंच ने ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल शिक्षा को पहुंचा दी है। तो ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है सरकारी पहल, यानी ई शिक्षा की दिशा में सरकार के द्वारा भी कुछ पहल किए गए हैं। पीएम ई विद्या, दीक्षा और स्वयं जैसे पोर्टल्स के माध्यम से सरकार मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उपलब्ध करा रही है। हाल ही में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम के रूप में बदला जा रहा है, यानी सरकार के द्वारा भी पहल इसके लिए किया जा रहा है। तीसरा बिंदु है तकनीकी नवाचार। अब ई शिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ गया है, जिससे छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार व्यक्तिगत सीखने का अनुभव मिल रहा है। चौथा जो बिंदु है वो है हाइब्रिड मॉडल। वर्तमान में हाइब्रिड लर्निंग यानी ऑनलाइन ऑफलाइन का चलन बढ़ा है। छात्र स्कूल जाने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं और कौशल विकास के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अनअकैडमी हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, इन सभी चीज़ों पर निर्भर हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि यद्यपि डिजिटल डिवाइड यानी ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में अंतर है। शहरों में क्या है, डिजिटल डिवाइस जो है आसानी से उपलब्ध हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइस आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इसमें डिजिटल डिवाइड है, एक चुनौती है यह। फिर भी ई शिक्षण ने भारत में शिक्षा के प्रसार को व्यापक किया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक अच्छे पत्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी एक अच्छे पत्र में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी विशेषता के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि एक अच्छे पत्र की प्रभावशालिता उसकी भाषा, शैली और प्रस्तुति पर निर्भर करती है। एक आदर्श पत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक एक करके उसके विशेषताओं का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहली विशेषता है स्पष्टता, यानी एक अच्छा पत्र जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। पत्र का उद्देश्य और विषय वस्तु बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए ताकि पाठक संदेश को बिना किसी भ्रम के समझ सके। तो एक अच्छे पत्र की जो पहली विशेषता है वो है स्पष्टता। दूसरी विशेषता है संक्षिप्तता, यानी पत्र जो है संक्षेप में होना चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। कम शब्दों में पूरी बात कहना एक अच्छे लेखक का गुण है, जिससे पाठक का समय बचता है। तो दूसरी विशेषता है संक्षिप्तता। तीसरी विशेषता है पूर्णता। पत्र में सभी आवश्यक बातों और सूचनाओं का समावेश होना चाहिए, यानी पत्र जो है पूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण नहीं होना चाहिए। अधूरा पत्र जो है भ्रम पैदा करता है और उत्तर प्राप्त करने में देरी का कारण बनता है। ये तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता है शिष्टता। पत्र की भाषा विनम्र और मर्यादित होनी चाहिए। चाहे पत्र निजी हो या व्यावसायिक हो, उसमें शिष्टाचार का पालन करना अनिवार्य होता है। पांचवी विशेषता है शुद्धता, यानी पत्र शुद्ध होना चाहिए। पत्र में दी गई जानकारी, आंकड़े और व्याकरण संबंधी शुद्धता होनी चाहिए। गलत तथ्य पत्र की विश्वसनीयता को कम कर सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं। तो ये पांचवी विशेषता हो गई। छठी विशेषता है क्रमबद्धता। विचारों का प्रवाह तार्किक होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। एक पैराग्राफ दूसरे से जुड़ा होना चाहिए ताकि विषय का तारतम्यता बनी रहे। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि एक प्रभावी पत्र वही हो जो कम से कम शब्दों में अपनी बात को शालीनता और स्पष्टता के साथ पाठक तक पहुंचा दे। इतना आपको निष्कर्ष में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रेस विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट कीजिए,
यहाँ पर आपको प्रेस विज्ञप्ति बताना है किसे कहते हैं और उसकी विशेषता के बारे में बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रेस विज्ञप्ति एक आधिकारिक लिखित विवरण होता है जिसे किसी संस्था या सरकार द्वारा जनसंपर्क के उद्देश्य से समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों को प्रकाशन के लिए भेजा जाता है। यानी जो प्रेस विज्ञप्ति होता है वो आधिकारिक लिखित विवरण होता है जो किसी संस्था के द्वारा या सरकार के द्वारा मीडिया संस्थानों को प्रकाशन के लिए भेजा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी महत्वपूर्ण निर्णय, घटना, नई योजना या उपलब्धि की जानकारी सार्वजनिक करना होता है। एक प्रभावी प्रेस विज्ञप्ति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। एक एक करके उसके विशेषताओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। पहली जो विशेषता है वो है वस्तुनिष्ठता, यानी प्रेस विज्ञप्ति वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। इसमें सूचनाएं पूरी तरीके से तथ्यात्मक और निष्पक्ष होनी चाहिए। इसमें लेखक के निजी विचारों के बजाय केवल तथ्यों को महत्व दिया जाता है। तो पहली विशेषता हो गई वस्तुनिष्ठता। और दूसरी विशेषता है शीर्षक। इसका जो शीर्षक है वो आकर्षक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए जो पूरी खबर का सार प्रस्तुत कर सके। तीसरी विशेषता है संरचना। यह आमतौर पर उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पहले पैराग्राफ में दी जाती है। चौथी विशेषता है संक्षिप्तता, यानी एक अच्छी विज्ञप्ति जो है अनावश्यक विस्तार से मुक्त होती है और सीधे मुख्य बिंदु पर केंद्रित होती है। पांचवी विशेषता है शुद्धता। इसमें प्रयुक्त आंकड़े, नाम और तिथियां पूरी तरह सटीक होनी चाहिए ताकि मीडिया में कोई गलत सूचना न फैले। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि प्रेस विज्ञप्ति सरकार और जनता के बीच संचार का एक सशक्त सेतु है। इसमें अंत में संपर्क विवरण और जारी करने की तिथि अनिवार्य रूप से दी जाती है ताकि पत्रकार आवश्यकता पड़ने पर इसकी पुष्टि कर सकें। इतना आपको निष्कर्ष में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड 100 देख लेते हैं। खंड 100 में आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा गया है। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सरकारी पत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सरकारी पत्र होता क्या है, फिर सरकारी पत्र में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सरकारी पत्र वह औपचारिक पत्र है जो एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय, किसी विभाग या किसी व्यक्ति विशेष को सरकारी कामकाज के सिलसिले में भेजा जाता है। यानी सामान्य रूप से ये जान लीजिए कि एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में जिस पत्र को भेजा जाता है सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, उसी को सरकारी पत्र के नाम से जाना जाता है। यह प्रशासन के रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है और सरकारी निर्णयों, नीतियों तथा सूचनाओं के आधिकारिक आदान प्रदान का मुख्य साधन है। अब देख लेते हैं कि सरकारी पत्र की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। पहली विशेषता है यह पूरी तरीके से औपचारिक होती है। यह पूर्णतः औपचारिक होती है। इसमें व्यक्तिगत संबंधों या भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। दूसरी जो विशेषता है वह है तथ्यात्मकता और स्पष्टता, यानी यह तथ्यों से युक्त होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें केवल प्रामाणिक तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। भाषा सीधी होती है, सरल होती है, स्पष्ट होती है ताकि अर्थ में कोई भ्रम न हो। यानी दूसरी विशेषता इसकी हो गई कि तथ्यात्मक होगा और स्पष्ट होगा। तीसरी विशेषता है सरकारी पत्र की कि यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। सरकारी पत्र प्रायः जो है अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। इसमें मैं या हम के स्थान पर यह सूचित किया जाता है जैसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, यानी इसको अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। चौथी जो विशेषता है इसकी वो है निश्चित प्रारूप, यानी इसका जो प्रारूप है, जो लिखने का तरीका है वो पहले से ही निश्चित होता है। इनका एक पूर्व निर्धारित ढांचा होता है। पत्र संख्या, प्रेषक, सेवा में विषय और तिथि आदि का स्थान निश्चित होता है कि कहाँ कहाँ उसको पत्र में लिखा जाएगा। अब पांचवी विशेषता देख लेते हैं। पांचवी विशेषता है संक्षिप्तता, यानी पत्र जो है संक्षेप में होना चाहिए। इसमें व्यर्थ की बातों की बजाय केवल मुद्दे की बात संक्षिप्त रूप में की जाती है। छठी विशेषता है क्रमबद्धता। यदि पत्र में एक से अधिक विषय या बिंदु हैं तो उन्हें क्रमांक डाल करके 1, 2, 3 डाल करके स्पष्ट किया जाता है। पत्र जो है क्रमबद्ध रूप से लिखा जाना चाहिए। अंत में हम लोग उत्तर के निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में लिखना है कि इस प्रकार सरकारी पत्र किसी भी सरकारी कार्यालय की रीढ़ होती है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक औपचारिक माध्यम है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा।
अब छठा और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यूनिकोड तकनीकी का परिचय देते हुए विभिन्न यूनिकोड फ़ॉन्टों पर सविस्तार प्रकाश डालिए। सबसे पहले बताना है कि यूनिकोड है क्या, फिर यूनिकोड के कौन कौन से फ़ॉन्ट हैं, उन फ़ॉन्टों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि यूनिकोड एक वैश्विक कैरेक्टर एन्कोडिंग मानक है जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया की सभी भाषाओं के अक्षरों, प्रतीकों और चिन्हों को कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों पर प्रदर्शित करने के लिए एक समान अद्वितीय कोड प्रदान करना है। यानी दुनिया भर के सभी भाषाओं को एक कोड प्रदान करता है ताकि सभी भाषाएं जो है समान रूप से हमको डिजिटल उपकरणों पर दिखाई दें। यूनिकोड आविष्कार से पहले विभिन्न भाषाओं के लिए अलग अलग इनकोडिंग प्रणालियां प्रचलित थी। ये इनकोडिंग प्रणालियां आप देख सकते हैं, यानी अलग अलग प्रकार की इनकोडिंग प्रणालियों का जो है प्रचलन था। अलग अलग प्रकार की इनकोडिंग प्रणालियों का प्रयोग हम लोग करते थे। इससे सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कि एक कंप्यूटर पर लिखा गया कि टेस्ट जब दूसरे कंप्यूटर में हम लोग डालते थे, दूसरे ब्राउजर पर खोलते थे, वो विकृत दिखता था, हमको कचरा अक्षर नजर आता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या इसमें लिखा गया है। यूनिकोड ने इस समस्या को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। यह प्रत्येक कैरेक्टर को एक विशिष्ट संख्या देता है, चाहे प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम या भाषा कोई भी हो। आज इंटरनेट, स्मार्टफोन और आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से यूनिकोड पर ही आधारित है। और एक जगह हम लिख रहे हैं, जैसे हमने अपने लैपटॉप में टाइप किया और आप अपने लैपटॉप में डालेंगे तो कोई अंतर अक्षर में नहीं आएगा, उसी प्रकार से दिखाई देगा। ये यूनिकोड के कारण ही संभव हो पाया है, पहले ऐसा संभव नहीं था। अब देख लेते हैं कि यूनिकोड के प्रमुख फॉन्ट कौन कौन से हैं। पहला फॉन्ट है मंगल, सबसे ज़्यादा प्रचलित है यह फॉन्ट। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफ़ॉल्ट देवनागरी यूनिकोड फॉन्ट है। यानी आप कोई सिस्टम खरीदेंगे जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है तो ये पहले से ही आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल मिलेगा। सरकारी कामकाज, परीक्षाओं और वेबसाइटों पर इसका सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। दूसरा जो फॉन्ट है वो है अपराजिता। यह भी विंडोज के साथ आने वाला एक अत्यंत आकर्षक और सुपाठ्य फॉन्ट है। इसका जो उपयोग है वो मुख्य रूप से प्रिंटिंग और लंबे दस्तावेजों को तैयार करने के लिए किया जाता है। तीसरा जो फॉन्ट है वो है उत्सवा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित यह फॉन्ट दिखने में काफ़ी आधुनिक और साफ है, जो डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ने में बहुत आसान होता है। चौथा फॉन्ट देख लेते हैं। चौथा फॉन्ट है कोकिला। आपके स्क्रीन पर जो टाइपिंग दिख रहा है, जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, वो कोकिला में ही टाइप किया हुआ है। यह फॉन्ट अपने पतले और कलात्मक अक्षरों के लिए जाना जाता है। पुस्तकों की छपाई और औपचारिक पत्रों में इसका सौंदर्य देखने लायक होता है। अगला जो फॉन्ट है वो है चाणक्य यूनिकोड। पारंपरिक चाणक्य फॉन्ट का यह यूनिकोड संस्करण समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशन में बेहद लोकप्रिय है। यानी इसका प्रयोग समाचार पत्रों के द्वारा किया जाता है। छठा जो फॉन्ट है वह है गौतमी और लट्ठा। ये क्रमशः तेलुगु और तमिल जैसी दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किए गए मानक यूनिकोड फॉन्ट हैं। सातवां है गूगल नोटो सेरिफ और सेंस। गूगल द्वारा विकसित नोटो श्रृंखला का उद्देश्य दुनिया की सभी भाषाओं को बिना किसी त्रुटि के स्क्रीन पर दिखाना है। इसके हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के फॉन्ट आज वेबसाइट और ऐप्स डिजाइन में सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि यूनिकोड तकनीकी ने भाषाई सीमाओं को तोड़कर डिजिटल दुनिया में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को एक नई पहचान दी है। आज विभिन्न यूनिकोड फॉन्टों की उपलब्धता के कारण ही हम बिना किसी सॉफ्टवेयर रुकावट के ईमेल, सोशल मीडिया और सरकारी पोर्टल पर अपनी मातृभाषा का सहजता से उपयोग कर पा रहे हैं। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।